फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर 2 देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया था? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। यह इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? बताइएगा, प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता कौन सी नहीं है? जनता को मतदान का अधिकार, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, या जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। दोस्तों, इसका राइट आंसर है चौथा, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। यह इसका राइट आंसर है, जो कि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। अगला देखेंगे। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? इसका राइट आंसर है लद्दाख। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में अपील प्रणाली या पौन वर्दिक प्रणाली किसे कहते हैं? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पहला, निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान ही अपील प्रणाली या पौन वर्दिक प्रणाली कही जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, या इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, या यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या है? 35 का। इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। यह इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? बताइएगा, अफ्रीका के बारे में कौन सा कथन सही है? इसके पश्चिम में यूराल पर्वत, जो इसे एशिया से अलग करता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसी महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है तीसरा। इसका राइट आंसर है तीसरा। यही एक ऐसी महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से, जो कि अफ्रीका के बारे में सही कथन है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। 37। भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि बताइएगा क्यों होती है? 37 का राइट आंसर बताइएगा। 37 का राइट आंसर है तीसरा, पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं, इसीलिए दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। यह इसका राइट आंसर है तीसरा। दोस्तों, याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है, और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। आप इसे कच्चीपुड़ी के नाम से भी याद रख सकते हो। और बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में डोंगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, और तमिलनाडु के सीएम कौन है वर्तमान में? MK स्टालिन है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत पर्वत है? बताइएगा, कौन भ्रंशोत पर्वत है? बताइएगा, इसका राइट आंसर 38 का राइट आंसर बताइएगा। 38 का राइट आंसर है पहला, बॉस जेस पर्वत, जो कि एक भ्रंशोत पर्वत है। इसका राइट आंसर है पहला। अगला देखेंगे। कथन है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। दूसरा कथन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग
27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर बताइएगा कि पहला कथन सही है या दूसरा कथन सही है या दोनों कथन सही हैं। इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है दूसरा, ए और बी दोनों सही हैं। बी सही व्याख्या है ए की। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ए और बी दोनों सही हैं, बी सही व्याख्या है ए की। अगला देखेंगे, कायंत्रित सेल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आगिन और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायंत्रित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। कायंत्रित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। यह संगमरमर एक कायंत्रित सेल है। बताइएगा इसका राइट आंसर। कायंत्रित सेल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, आपसे पूछा है। इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइएगा। 40 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है चौथा, ए बी सी तीनों सही हैं, यानी तीनों ऑप्शन सही हैं। कायंत्रित सेलों के बारे में आगिन और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायंत्रित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। कायंत्रित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाती हैं। संगमरमर एक कायंत्रित सेल है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी ए बी सी सही हैं। 41 देखेंगे, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जब वायुमंडल की परत में आते हैं तो आने पर किस परत में जल जाते हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। 41 का राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है मध्य मंडल। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जब मध्य मंडल में आते हैं तो वह जल जाते हैं। इसका राइट आंसर है मध्य मंडल। अगला देखेंगे, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती हैं, लोगों के आवागमन से, घरों के पास पास बसावट से, या एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से। बताइएगा ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? 42 का राइट आंसर है दूसरा, लोगों के आवागमन से। ऋतु प्रवास लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। अगला देखेंगे, स्थायी पवनों के संबंध में ए और बी पर विचार कीजिए। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। बताइएगा दोस्तों पहला कथन सही है या दूसरा कथन सही है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा। 43 का राइट आंसर है दूसरा, ए सही है और बी गलत है। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, जो कि स्थायी पवनों के बारे में सही विचार है। अगला, ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? बताइएगा। ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा। भूमध्यसागरीय वनस्पति के, या शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, या टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, या उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। बताइएगा 44 का राइट आंसर। 44 का राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है चौथा, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस के उदाहरण। अगला देखेंगे, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है कि किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर बताइएगा। पहला कथन सही है या दोनों कथन गलत हैं, या पहला सही है दूसरा गलत है? 45 का राइट आंसर बताइएगा। 45 का राइट आंसर है पहला, ए और बी दोनों गलत हैं। जलवायु के संबंध में ए कथन और बी कथन दोनों गलत हैं। अगला देखेंगे 46,
दिए गए लक्षण ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। बताइएगा, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। बताइएगा, कूट दिया हुआ है मोम, बायोगैस, प्राकृतिक गैस या भूतापीय ऊर्जा। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि दिए गए लक्षण ए और बी के आधार पर ऊर्जा का कौन सा स्रोत है। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है या यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो दोस्तों बताइएगा, ऊर्जा का स्रोत कौन सा है इन दोनों से जो कि संबंधित हो। 46 का राइट आंसर बताइएगा। 46 का राइट आंसर है तीसरा, प्राकृतिक गैस से संबंधित हैं ये दोनों कथन। आगे देखेंगे, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। बताइएगा, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या यूरोप। बताइएगा, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अब स्थित है। राइट आंसर बताइएगा, 47 का राइट आंसर है तीसरा, अंटार्कटिका में स्थित है भारत का शोध संस्थान मैत्री। अगला देखेंगे 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। सभी खनिज अधात्विक होते हैं। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या है। 48 का राइट आंसर बताइएगा, खनिज के संदर्भ में सही नहीं है जो कि 48 का राइट आंसर है पहला, सभी खनिज अधात्विक होते हैं, जो कि कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। बाकी ऑप्शन खनिज के संदर्भ में सही हैं और यही इसका राइट आंसर है पहला। अगला देखेंगे 49, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नर्मदा घाटी, आरंभिक गणतंत्र, बज्जी, आखेट और संग्रहण, गारो पहाड़ियाँ, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, गंगा घाटी, प्रथम नगर, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, आरंभिक कृषि। दोस्तों आपको इसका सही मिलान बताना है कि इसका सही मिलान क्या होगा। 49 का सही मिलान बताइएगा क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा 49 का राइट आंसर है चौथा। चौथे का राइट आंसर है 49 का राइट आंसर है चौथा। नर्मदा घाटी किससे संबंधित है। आखेट और संगड़ से संबंधित है। आखेट और संगड़ से संबंधित है और बज्जी संबंधित है आरंभिक गणतंत्र से। गारो पहाड़ियाँ का राइट आंसर है आरंभिक कृषि। गारो पहाड़ियों पर आरंभिक कृषि होती है। आरंभिक कृषि होती है। और गंगा घाटी का राइट आंसर है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर हैं गंगा घाटी में। और अगला है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर में स्थित हैं। किसमें स्थित हैं। प्रथम नगर से संबंधित हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथा। 49 का राइट आंसर है चौथा। अगला देखेंगे, नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवाद के संदर्भ में दिए गए हैं। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काल अवधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। दूसरा कथन दिया हुआ है लंबी समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजन के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। दोस्तों इसका कूट दिया हुआ है तो आपको कूट बताना है कि कथन ए सही है या बी सही है या दोनों कथन गलत हैं। आपको बताने हैं कि कौन सा कथन सही है। और किसके बारे में पूछा है आपसे। यहाँ पर पूछा है भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 50 का पहला इसका राइट आंसर है। ए गलत है किंतु बी सही है। ए कथन गलत है जबकि बी सही है। दोस्तों लंबी समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों
और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। यह इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। किसके संदर्भ में? 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। और कथन है, पहला, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के शौकों को मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। दूसरा कथन है, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। बताइएगा दोस्तों, पहला कथन ए कथन सही है या बी कथन सही है या दोनों कथन सही हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा। ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। तो 51 का राइट आंसर है तीसरा, जो कि सही है। अगला देखेंगे 52, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? बताइएगा कि भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत कहते हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? 52 का राइट आंसर है पहला, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को। मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था? 53 का राइट आंसर बताइएगा। 53 का राइट आंसर है चौथा, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, यह पढ़ाया जाता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था कि साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेत में काम करते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दो कथन 18-19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में है। और पहला कथन है, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। दूसरा कथन है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा कि कथन ए सही है या बी गलत है या दोनों कथन सही हैं। 54 का राइट आंसर बताइएगा। 54 का राइट आंसर है पहला, ए गलत है किंतु बी सही है। तो दूसरा कथन सही है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। दोस्तों 53 का राइट आंसर वैसे यहाँ पर दोबारा से समझ लीजिएगा, आपकी समझ में नहीं आया होगा कि ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। कहाँ पढ़ाया जाता था? सरकारी संस्थान में एक निश्चित फीस लेकर या वार्षिक परीक्षा के माध्यम से या मूल्यांकन के लिए। वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। दोस्तों साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर, यानी फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेत में काम करते थे, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, BCE का तात्पर्य है। बताइएगा दोस्तों BCE का क्या तात्पर्य है? 55 का राइट आंसर बताइएगा। 55 का राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है बिफोर कंटेम्प्रेरी एरा। दोस्तों इसमें परीक्षा में जो ऑप्शन मिला था दोस्तों, यहाँ पर इसमें वैसे कोई राइट आंसर बोर्ड की तरफ से नहीं है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। मेरा तो राइट आंसर वैसे यहाँ पर पहला है, बिफोर कंटेम्प्रेरी एरा। अगला देखेंगे, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर है इसका।
अगला प्रश्न है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? 56 का राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है तीसरा, महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। यह इसका राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? बताइएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था? ऐसे लगता कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया होगा, या सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, या संभवतः नदियां सूख गई थीं। दोस्तों बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? 57 का। 57 का राइट आंसर है चौथा, ए और सी और डी है इसके राइट आंसर हैं। ऐसा लगता कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, और सी है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, संभवतः नदियां सूख गई थी। यह इसका राइट आंसर है। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, इसका राइट आंसर बताइएगा। 58 का राइट आंसर है तीसरा, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत। इसका राइट आंसर है तीसरा, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगीं। किसकी प्रतिमाएं? बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत। अगला देखेंगे 59, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है? बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? इसका राइट आंसर बताइएगा। 59 का। 59 का राइट आंसर है चौथा, दिल्ली में बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। यह इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आपसे यही पूछा गया था कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? यह सही है कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। अगला देखेंगे 60, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बताइए दोस्तों, कौन सा कथन गलत है जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या है? 60 का राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है तीसरा, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा। यह इसका राइट आंसर है, जो कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में गलत कथन है, जबकि सारे कथन सही हैं और बाकी यह कथन सही नहीं है, और यही इसका राइट आंसर है। दोस्तों दोबारा से इस प्रश्न को बता देता हूँ, आपकी समझ में नहीं आया होगा। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन, जनजातीय समाज अपनी विविध प्रकार की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। अधिकांश जनजातीय समूहों के लिखित दस्तावेज रखा है, और जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया। यह बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा, जो कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में जो कि गलत कथन है। यह इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे 61, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण कौन सा नहीं है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाना, सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है। हालांकि लड़के कक्षा का चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों को सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या है? 61 का। 61 का राइट आंसर है चौथा, हालांकि लड़के कक्षा का चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों
दोनों को सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है, जो कि जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, जबकि जेंडर रूढ़िवादिता की यह उदाहरण है और यह उदाहरण नहीं है। यही इसका राइट आंसर है। चौथा इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। अतीत की सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना चाहे वे कितने भी पुराने हों, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना और स्रोतों के ट्राई एंगुलेशन जिसे कहते हैं त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना। बताइएगा इसका सही कूट क्या है। 62 का सही कूट क्या है दोस्तों, बताइएगा। 62 का राइट आंसर बताइएगा। 62 का राइट आंसर है चौथा, बी और डी कूट सही हैं। यानी साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना चाहे वे कितने भी पुराने हों और स्रोतों के ट्राई एगुलेशन त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना, जो कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। अगला देखेंगे, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके या भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर या सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चा में शामिल करके या कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। बताइएगा दोस्तों इसका सही कूट क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है, किस कूट के द्वारा किया जा सकता है। इसका राइट आंसर बताइएगा। 63 का 63 का राइट आंसर है तीसरा, ए, बी और सी, यह कूट सही है। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थनों की कहानियों के अंशों को शामिल करके और भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर और सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चा में शामिल करके इसके द्वारा कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ये ए, बी, सी कथन सही हैं। अगला देखेंगे, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजें। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हों और प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करें। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखें। बताइएगा दोस्तों इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा, इसका सही कूट क्या है। 64 का सही कूट बताइएगा। इसका राइट आंसर है तीसरा, ए, बी, डी कूट सही है। ए, बी, डी। इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजें और इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखें। यह इसका राइट आंसर है, ए, बी, डी। अगला देखेंगे, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है कि प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है। आज़ादी, समानता, जीवन, न्याय किस रूप के अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। 65 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है तीसरा, जीवन। इसका राइट आंसर है जीवन। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। जीवन के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला देखेंगे, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था। इसका राइट आंसर बताइएगा। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या एम के गांधी। बताइए 66 का राइट आंसर क्या है। 66 का राइट आंसर है दूसरा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता का मुहावरे का निर्माण किया था।
अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? बताइएगा 1, 2, 3, 4 या कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइएगा। 67 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है 2। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर हो गया। क्या हो गया था? अल्पतंत्र, एकतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र। बताइएगा वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया था? 68 का राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है लोकतंत्र। वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र हो गया था। यह इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे 69, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? बताइएगा दोस्तों, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? सेना के जवानों को स्वास्थ्य पर खर्चा करना, या स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, या सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, या सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। 69 का राइट आंसर बताइएगा क्या है? 69 का राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है चौथा, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। अगला प्रश्न है, वर्ष 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? सड़कों पर, गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर, या वैवाहिक संबंधों में। बताइएगा 70 का राइट आंसर क्या होगा? 70 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों कार्यस्थलों पर। वर्ष 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? अटॉर्नी जनरल, विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य, या केंद्र सरकार। बताइए भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 71 का राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों केंद्र सरकार। भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। यह इसका राइट आंसर है। 71 का चौथा राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? लेखपाल, पटवारी, नगर निगम वार्ड काउंसलर, या भूमि रिकॉर्ड अधिकारी। बताइएगा इसमें से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? 72 का राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है तीसरा, नगर निगम वार्ड काउंसलर ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, जबकि लेखपाल, पटवारी, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी यह हैं। अगला देखेंगे, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश क्या हैं? बताइएगा डी.के. बासु निर्देश क्या हैं? भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए हैं जो कि। इसका राइट आंसर बताइए। 73 का राइट आंसर क्या है? 73 का राइट आंसर है पहला, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश हैं। तो इसका राइट आंसर है पहला। अगला देखेंगे, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? बताइएगा अति पिछड़ी जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है कि वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? 74 का राइट आंसर है दोस्तों दूसरा, अनुसूचित जनजातियाँ। इसका राइट आंसर है अनुसूचित जनजातियाँ। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को स्वीकारता है। द्वितीयक स्रोतों का एक उदाहरण है। बताइएगा द्वितीयक स्रोतों का एक उदाहरण क्या है? 75 का राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है पहला, हमारे अतीत, कक्षा 6 के लिए NCERT के इतिहास की पाठ्य पुस्तक, जो कि द्वितीयक स्रोतों का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
परीक्षाएं तंत्र की सुविधाओं के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के लिए। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। बताइएगा सही कूट क्या है। 76 का सही कूट बताइएगा। इसका राइट आंसर है तीसरा, कथन ए और बी सही हैं। कथन दोनों ए और बी सही हैं। राइट आंसर दोनों कथन सही हैं। अगला देखेंगे, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। समाज में यथास्थिति बनाए रखना तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना, या शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, या सभी तत्वों जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना, या शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। 77 का राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है तीसरा, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके विचार संबंधों का बोध कराना, यह इसका राइट आंसर है। 78 देखेंगे। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। बताइएगा सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। 78 का राइट आंसर बताइएगा। 78 का राइट आंसर है पहला, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है पहला, सामाजिक विज्ञान में आकलन का जो कि मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहे हैं। अगला देखेंगे, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों की एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि। बताइएगा दोस्तों, फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ले जा सकती हैं। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करती हैं। फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। बताइएगा सही कूट क्या है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। बताइएगा इसका सही कूट क्या है। 79 का सही कूट बताइएगा। 79 का सही कूट है दूसरा, ABC। ABC कथन सही है। फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। याद रखिएगा कि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करती हैं। फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला देखेंगे 80 का, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन सा है। बताइएगा, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम एक दो आयामी दुनिया में रहते हैं। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। बताइएगा सही कूट क्या है। 80 का राइट आंसर है दोस्तों पहला, ABC कूट सही है। ABC कथन सही है। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। चिरकाल में उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम एक दो आयामी दुनिया में रहते हैं। यह इसका राइट आंसर है ABC। अगला देखेंगे 81, शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि क्या करना चाहिए। बताइएगा, शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए।
विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादतन यानी जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिह्नित करना। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। बताइएगा 81 का राइट आंसर क्या है। 81 का राइट आंसर है तीसरा, ए और सी कथन सही हैं। ए और सी कथन सही हैं। विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें, जो कि शिक्षार्थियों के जीवन में उद्गम को जोड़ने का सही प्रयास है। अगला देखेंगे, इतिहास पढ़ते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, किस लिए होता है। किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, या एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, या शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। सही कूट बताइएगा कि इतिहास पढ़ते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, किसके लिए होता है। 82 का राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है दूसरा, ए बी सी। यह कथन सही है। किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, और सी है एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। ए बी सी राइट आंसर है, जो कि इतिहास पढ़ते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। अगला देखेंगे 83 का, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। बताइएगा 83 का राइट आंसर क्या है। 83 का राइट आंसर आपको बताना है क्या है। दोस्तों सही कथन बताइएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, और सी ऑप्शन भी सही है, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसर को उत्पन्न करना, यह भी सही है। ए और सी भी सही है। इसके बाद दोस्तों डी कथन भी सही है। कक्षा में चर्चा के दौरान टैक्टाइल यानी स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा, ए सी डी, यह सही है। अगला देखेंगे, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथन पर विचार करें। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। इसका राइट आंसर बताइएगा। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। यह शिक्षार्थियों की खोजी बना देता है। यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। बताइए दोस्तों सही कूट क्या है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर सही कूट क्या है। बताइएगा 84 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है चौथा, ए बी डी, यानी कथन ए, बी और डी, यह कथन सही है। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। यह शिक्षार्थियों की खोजी बना देता है। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। यह इसका राइट आंसर है, ए बी डी। अगला देखेंगे, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। सामाजिक प्रक्रिया में खोज करने को उत्सुक, या स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, या समस्याओं के समाधान के सुझावों को कोशिश करने वाले, या विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। बताइए इसका राइट आंसर क्या है कि अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को
किस रूप में देखेगी? इसका राइट आंसर बताइएगा। 85 का राइट आंसर है तीसरा, ए बी सी, ये तीनों कथन सही हैं। सामाजिक प्रक्रिया में खोज करने को उत्सुक, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील और समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, यह तीनों कथन सही हैं। यानी ए बी सी सही राइट आंसर है। अगला देखेंगे, सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। पाठचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए। सही विकल्प बताइएगा इसका क्या है? 86 का राइट आंसर बताइएगा। 86 का राइट आंसर है तीसरा, ए और सी कथन सही हैं। ए और सी। पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के। तो यह इसका राइट आंसर है ए और सी, यानी तीसरा इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे 87, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? बताइएगा विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? इसका राइट आंसर बताइएगा 87 का। 87 का राइट आंसर है चौथा, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथा, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। यह विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए, यह इसका राइट आंसर है। यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, यह इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? विविधता को दर्शाने वाला उदाहरण का चयन करें। इसका राइट आंसर बताइएगा 88 का। दोस्तों बताइएगा विविधता को दर्शाने वाला सही उदाहरण क्या है? पर तो उसको बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। सरोज को स्कूल जाने का अवसर मिला, जबकि निर्मला को स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला। एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है, जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता है, क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। दोस्तों बताइएगा कि विविधता को दर्शाने वाला सही उदाहरण क्या है? विविधता को दर्शाने वाला सही उदाहरण है पहला, परतोष को बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचाता हिंदी बोलती है। यह इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे दोस्तों, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बॉम्बडिला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? बताइएगा दोस्तों, दोबारा से समझ लीजिएगा। एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बॉम्बडिला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया है। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? इसका राइट आंसर बताइएगा 89 का। 89 का राइट आंसर है चौथा, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। यह इसका राइट आंसर है। इसके लिए छात्रों से कहेंगे। अगला देखेंगे, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापक को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? यहाँ पर आपसे पूछा गया कि सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने की प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। किसको छोड़कर? इसका राइट आंसर बताइएगा। शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना, शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए
प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना, जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। यह शिक्षार्थियों को दी गई विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना। बताइएगा राइट आंसर क्या है 90 का? 90 का राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों तीसरा। प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना, जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। इसको छोड़कर सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को प्रोत्साहित करती है। किसे छोड़कर? इस ऑप्शन को छोड़कर, यानी प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना, जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। इस कथन को छोड़कर सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को प्रोत्साहित करती है। तो दोस्तों ये थे एसएसटी का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों आप इस पेपर को भी देख लीजिएगा, आपको इस पेपर से एक ना एक प्रश्न मिल जाएगा ज़रूर। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 1000 अभी सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, तो दोस्तों जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक ये चैनल भी ग्रो नहीं होगा। तो आपका ही चैनल है, आपके लिए ही मेहनत करते हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।